हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं PSIR, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन आदि पढ़ाता हूं यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बजट से ही रिलेटेड है, जिस पर कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आप कह सकते हैं कि कल ही का आज विस्तार है। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह बजट के चरण हैं, जिन चरणों से होकर के बजट गुजरता है। आज हम उसका जिक्र करेंगे, साथ ही इसका भी जिक्र करेंगे कि बजट कैसे तैयार होता है। इसको संक्षेप में ही हम लोग देखेंगे। तो बजट के जो स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज तो होता है बजट जिस दिन प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कल बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया, तो कल प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट यानी बजट के प्रस्तुतिकरण का दिन था लोकसभा में। आज राज्यसभा में उसी का टेक्स्ट पढ़ा गया और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। हालांकि कुछ ही मिनट में सब लोग फिर वापस भी आ गए और निर्मला सीतारमण ने इसे निहायत बेतुका आरोप बताया, जो कि विरोधी दलों ने सरकार पर लगाया था कि आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्य के लिए कुछ है ही नहीं। तो निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा, भाई 76,000 करोड़ रुपए तो हमने महाराष्ट्र के लिए दिया है, बंदरगाह विकास के लिए। तो महाराष्ट्र क्या भारत का हिस्सा नहीं है? और जगदीप धनखड़, जो कि मूल रूप से बीजेपी के ही लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एक्स ऑफिशियो यानी पदेन अध्यक्ष भी हैं, सभापति भी हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी सरकार का समर्थन किया और विरोधी दलों के इस रवैये की आलोचना की। साथ ही यह भी कहा कि भाई उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को सदन का तल तो उपलब्ध कराया, यानी फ्लोर तो उपलब्ध कराया, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया, इस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। आपको हम बताते चलें कि इस समय जेडीयू के जो नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वह राज्यसभा के उप सभापति हैं, जबकि जगदीप धनखड़ साहब, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो पदेन सभापति भी हैं राज्यसभा के। आपको हम बताते चलें कि इस प्रकार से सरकार के पक्ष में ही ज़्यादातर लोगों ने बोला, चूँकि ये लोग सरकार के ही पक्षधर हैं। जेडीयू भी सरकार की एक घटक दल है, यानी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है। खैर, जो भी हो, यह बात जो है वह बहुत सारे विरोधी दल के जो नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उनके गले नहीं उतरी कि भाई ऐसा है कि सरकार पक्षपात कर रही है, राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। इसीलिए MK स्टैलिन, जो कि तमिलनाडु के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, पदासीन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज इस बात की घोषणा की कि वो इस वीक के एंड तक प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाए जाने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब ये नीति आयोग की बैठक इस वीक या अगले वीक कभी भी हो, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। TMC के भी कुछ लीडरान ने आरोप लगाए सरकार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के। तो निर्मला सीतारमण खड़ी हुई और उन्होंने कहा, भाई पिछले 10 साल जो फंड दिया गया राज्य को केंद्र के द्वारा, तो मोदी सरकार की किसी योजना को जब लागू ही नहीं करना है, तो हम पश्चिम बंगाल के लिए अनाउंसमेंट करके क्या करेंगे। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला राज्यसभा में। खैर, जो भी हो, तो पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट का, यानी बजट के प्रस्तुतिकरण का। उसके बाद से हर मंत्रालय के जो डिमांड होते हैं, यानी बजट से हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, डिमांड कहलाता है। और लोकसभा जब सब पर मतदान कर देता है, जनरली लोकसभा ही करता है, राज्यसभा को इसमें शक्ति है नहीं। जनरली शब्द का हम प्रयोग ये इसलिए किए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास जाती हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति ही है, क्योंकि इस मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति होती नहीं, वो धन विधेयक के रूप में जाती हैं। ठीक है, तो कोई खास शक्ति नहीं होती है। तो डिमांड फॉर वोटिंग ऑन ग्रांट्स जो है, यानी ये दूसरे और तीसरे चरण को, पहले चरण में हर मंत्रालयों की मांग को सामने रखा जाता है और उसके बाद लोकसभा प्रत्येक मांग पर मतदान करके उसमें अनुदान देती है। उसी तरह से जैसे कि चलो हमने दिया,
मैंने आपने मांगा, जैसे आपने अपने बाबूजी से मांगा हमको 500 रुपया चाहिए, बाबूजी ने कहा कि हमने दिया, लेकिन एक्चुअली दिया नहीं, दिया केवल कह दिया, तो जो कह दिया वो ग्रांट हो गया, और जो आपने डिमांड किया वो तो डिमांड यानी वो मांग है ही। उसके बाद एक्चुअली पैसा आपके पॉकेट में जाए, इसके लिए विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल आता है, और इसके दो भाग होते हैं, मेड पार्ट और चार्ज पार्ट, यानी निकासित भाग और भारित भाग। निकासित भाग में ये होता है कि संसद को ये अधिकार होता है कि वो मतदान के द्वारा किसी भी सरकार के खर्चे में कटौती कर सकती है। जैसे रेलवे के किसी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन और भत्ते में कटौती करनी है तो संसद को ये पावर है, ये मेड पार्ट है। लेकिन चार्ज पार्ट वो है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कैग, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबरान, हाई कोर्ट के जजों के पेंशन या हाई कोर्ट के जजों से रिलेटेड जो भत्ते होते हैं वो, या अगर वो कैग है तो वो, या यहाँ तक कुछ लोगों का मानना, कुछ किताबों में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को भी के भी वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती उनके पद पर रहते हुए। दूसरे शब्दों में ये सारी की सारी चीज़ें भारित व्यय में आती हैं। इन पर संसद बहस तो कर सकती है लेकिन इन पर मतदान नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 112 के क्लॉज वाक्य 3 के अंतर्गत इनको रखा गया है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को पता होगा, कल ही बताया था कि बजट शब्द का उल्लेख एक बार भी संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में हमने जिक्र किया है केवल एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का, लेकिन बजट शब्द लोकप्रिय इतना ज़्यादा है कि हम इसे बजट ही कहते हैं। जैसे कैबिनेट शब्द बहुत लोकप्रिय है, सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते, अधिकांश मंत्री राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के हों या परतंत्र प्रभार के हों, लेकिन फिर भी कहा जाता है मोदी कैबिनेट में इनको शामिल किया गया, या केंद्रीय मंत्री। अब जैसे अनुप्रिया पटेल भले ही वो अपना दल की अध्यक्षा हों, लेकिन वो हैं राज्य स्तर की ही मंत्री, लेकिन ये कहा जाए मोदी कैबिनेट की मंत्री हैं। इसी प्रकार से तमाम लोग हैं, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो और लोग हों, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, राज्य स्तर के मंत्री हों, इन सबको कहा जाता है कि भाई मोदी कैबिनेट के हिस्सा हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो इसी प्रकार से चूँकि कैबिनेट शब्द ज़्यादा लोकप्रिय है, मंत्री परिषद शब्द उतना लोकप्रिय नहीं है, तो आशय तो आदमी समझ ही जाता है। इसी प्रकार से ये भी कहा जाता है कि भाई बजट आज पेश होना है, यानी केंद्र सरकार का सालाना बजट आने वाला है, जबकि वो एक्चुअली बजट नहीं होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसके दो हिस्सा होते हैं। एक नीतिगत हिस्सा होता है जो सरकार अपने पॉलिसी को दुनिया के सामने रखती है, और दूसरा उस पर वो अमल कैसे करेगी, इसके हाइलाइट्स होते हैं, जो आपको कल डिस्कस किया गया। तो खैर, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसको रखा गया है, और 112(3) के अंतर्गत उसी के मद में भारित व्यय को भी रखा गया है, जिस पर संसद केवल बहस कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। एक्चुअली संसद का मतलब लोकसभा से ही मेन है, चूँकि राज्यसभा की शक्ति इस मामले में बहुत सीमित होती है। मान लीजिए राज्यसभा को भी बराबर पावर दे दिया और लोकसभा में ही बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, तो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को वेतन और भत्ते कैसे दिए जाएंगे? तब तो सरकार को विरोधी दल पंगु बना देगा राज्यसभा में। इसलिए इस मामले में राज्यसभा के पास शक्तियां कम दी गई, फिर सरकार चलेगी नहीं अगर राज्यसभा को इस मामले में बराबर पावर दे दें, और ये इलॉजिकल है। फिर लोकसभा में बहुमत का क्या मतलब होता है? लोकसभा में बहुमत के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। खैर, जो भी है, तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि राज्यसभा में जो टेक्स्ट पढ़ा जाता है वह राज्यसभा के लोगों को बताने के लिए पढ़ा जाता है, न कि राज्यसभा के में पढ़ा इसलिए जाता है कि वो सरकार की पॉलिसी को अप्रूव करेंगे या उन नीतियों को स्वीकार करेंगे जिसे लेकर सरकार आना चाहती है। मुख्य रूप से एक्चुअली लोकसभा में ही इसे रखा जाता है, और लोकसभा ही अधिकांश हिस्से को पारित भी करता है।
इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बजट, ये दूसरी बात है कि राज्यसभा में भी उसका टेक्स्ट पढ़ा जाता है। अब आ जाइए, इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल के बाद अंतिम जो चरण होता है वो फाइनेंस बिल का होता है, वित्त विधेयक का होता है। वित्त विधेयक में भी 117(1) और 117(3) का बहुत इम्पोर्टेंस है। 117(2) तो फीस, आर्थिक दंड वगैरह में आते हैं, जिनको बजट का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी जिनको धन विधेयक का हिस्सा नहीं मानती सरकार, इनको साधारण विधेयक की तरह से ट्रीट किया जाता है। और 103 में भी दो कैटेगरी हैं। एक तो वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी का है जो 117(1) के अंतर्गत आता है, वही है। और 117(3) के अंतर्गत एक दूसरा भी है, 117(1) के अंतर्गत ही आप रखिए वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी का, और 117(3) के अंतर्गत वित्त विधेयक तृतीय श्रेणी का ही रखिए, वो अलग अलग ही रखिए। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 110(1) में जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, कोई भी एक आइटम उसका हो, तो मान लीजिए भारत के समेकित निधि से पैसा ही निकालना हो, मनीज को विड्रॉ करना हो, और उसे जो है किसी भी मद में जिसमें खर्च की, चाहे भारित व्यय के रूप में खर्च किया जाना है, जाहिर है धन विधेयक का हिस्सा होगा। या कोई नया टैक्स लगाना है, या टैक्स के दर को बढ़ाना है या घटाना है। घटाने का काम एक्चुअली सरकार ही कर सकती है, बढ़ाने का काम जो है पार्लियामेंट कर सकती है। माने सरकार प्रस्ताव देती है, पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती है। पार्लियामेंट से मतलब यहाँ लोकसभा से है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं इस मामले में। कोटर्मिनस पावर उसके पास नहीं होता, यानी को इक्वल पावर, यानी समानार्थी शक्ति उसके पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से अंतिम स्टेज वित्त विधेयक का होता है। वित्त विधेयक में 117(1), 117(2), 117(3) तीन मुख्य वाक्य हैं, जिसमें 117(1) में प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक आते हैं, 117(3) में द्वितीय या तृतीय श्रेणी के वित्त विधेयक आते हैं। एक्चुअली द्वितीय श्रेणी को ही रखा जाए, तृतीय श्रेणी का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हम बता दें कि प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक वो होते हैं जिसमें धन विधेयक का कोई आइटम हो, और कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी में धन विधेयक से रिलेटेड हो, लेकिन वही आइटम हो, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरे शब्दों में, अब जैसे ट्रिब्यूनल की स्थापना, यानी अधिकरण की स्थापना, वो तो कहीं भी 110(1) में नहीं कहा गया है। मान लीजिए कर संबंधी किसी बात के निपटारे के लिए अधिकरण स्थापित करना हो जिले स्तर पर, राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके जिले स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर या राज्य स्तर पर किसी अधिकरण की स्थापना करती है, वो कर सकती है, और उसे 117(3) में ही रखा जाएगा, और उसे साधारण विधेयक की तरह से ट्रीट किया जाएगा, यानी उसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और उस पर ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 107, 108 जो हैं ये साधारण विधेयक से संबंधित हैं, 109, 110 धन विधेयक से संबंधित हैं, और 117(1), 117(3) ये धन विधेयक हो या वित्त विधेयक, उसकी प्रक्रिया यानी संसद में कैसे रखा जाएगा, कैसे उसे पारित किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और इनका नेचर क्या होगा इत्यादि इत्यादि के बारे में चर्चा है। खैर, यह थोड़ा टेक्निकल विषय है, लेकिन 117(1), 117(3) को आपको समझना होगा। एक धन विधेयक तो नहीं है, इन धन विधेयक की तरह होता है 117(1) में। दूसरा है 117(3) में धन विधेयक नहीं होता, ना धन विधेयक की तरह से होता है। इसमें कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनका जिक्र अनुच्छेद 110(1) में नहीं है, और इस प्रकार से इन्हें साधारण विधेयक की तरह से ट्रीट किया जाता है। इस प्रकार से सरकार की प्रक्रिया, जहाँ तक संसद का सवाल है, पूरी हो जाती है, और इनको हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बजटिंग कहते हैं, बजट के अलग अलग चरण कहते हैं। हालांकि इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया सरकार की चलती रहती है व्यय और व्यय से संबंधित, लेकिन वो उसका सरोकार संसद से नहीं होता है। खैर, जो भी है, तो इस प्रकार से ये बजट इस तरह से पारित होता है। अब आ जाइए, हम देखते हैं बजट तैयार कैसे होता है। एक्चुअली सभी मंत्रालयों, प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को पहले ही सूचना दे दी जाती है। हमको लग रहा है कि 6 महीना पहले, सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है
भाई आपके आपके मंत्रालय या संबंधित मंत्रालय या बजट विभाग का सालाना बजट क्या होगा, आपने क्या सोचा है किन किन मुद्दों पर खर्च करने को, आप अपना एक एस्टीमेट बना के भेजिए। तो जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं यही वास्तव में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी होते हैं, उन्हीं के निर्देश पर ये तैयार किया जाता है। आपसे हम बाद में चर्चा करेंगे कुछ और भी बजट से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तैयार किया जाता है। और इसके बाद जो स्टेज आता है, ये मतलब 10 दिन पहले जब बजट प्रेजेंट होना होता है उसके 10 दिन पहले ज़्यादातर जो बजट से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, मंत्रियों को छोड़कर, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। मंत्री तो शपथ से प्रतिबद्ध होते हैं, बंधे होते हैं, यानी संविधान के नाम पर जो शपथ लेते हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होता है और उससे वो बंधे होते हैं। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से वे सभी के सभी हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके नियर एंड डियर यानी फैमिली मेम्बर से भी अगर कोई फ़ोन आता है तो उसका एक एक्सटेंशन, एक विस्तार दूसरे जगह आता है, जहाँ की सरकार का एक विश्वास पात्र टेलीकॉम ऑपरेटर बैठा रहता है जो सुनता है सारी बात को कि घर वाले अपने अधिकारी या अपने पति या अपने बाप से या अपने भाई, अपने पुत्र से या किसी से क्या बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सरकार को इसकी सूचना देता रहता है। ये इस वजह से है कि भाई कोई सूचना लीक ना होने पाए और इसके पहले कि बजट प्रेजेंट हो अखबारों में ना छा जाए। दूसरे शब्दों में, बजट जनरली जब प्रेजेंट होता है उसके बाद अगले महीने की 1 तारीख से, जैसे मान लीजिए जुलाई में हुआ तो ये 1 अक्टूबर से कहा गया है कि इसको लागू किया जाएगा। अधिक से अधिक कम से कम 1 सितंबर से, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 1 सितंबर से भी लागू हो सकते हैं। जनरली बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, नया ट्रेडिशन है। हालांकि ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये सरकार का अपना फैसला होता है। पहले महीने के लास्ट वर्किंग डे को प्रस्तुत किया जाता था, अब महीने के फर्स्ट वर्किंग डे को 11 बजे प्रस्तुत किया जाता। पहले सायंकाल प्रेजेंट किया जाता, संभवतः 5 बजे। वित्त मंत्री नहा धो करके, खा पी करके अपना आराम से इसका पाठ पढ़ता था। लेकिन अब भोर में ही, यानी 11 बजे जैसे ही सदन की बैठक शुरू होती है, बजट स्पीच शुरू हो जाता है वित्त मंत्री का, जिस दिन बजट पेश होना होता है। और ये मोदी सरकार ने फैसला लिया। मोदी सरकार ने एक तो टाइम चेंज किया, दूसरा रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। पहले बजट में 109 आइटम ही हुआ करते थे, इसमें 6 आइटम तो केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए होते थे, 103 आइटम जनरल बजट के लिए होते थे। अब उन्हें बढ़ाकर 117 कर दिया गया है। चूँकि रेलवे बजट को भी शामिल कर लिया गया है तो अब आइटम्स की संख्या बढ़ गई है, यानी 109 के ऊपर जो भी आइटम होते हैं 8, वो सभी के सभी रेलवे बजट से संबंधित हैं। और इस प्रकार से अब एनुअल बजट के साथ एनुअल रेलवे बजट भी पेश किया जाता है। पहले ही अलग अलग होता था। खैर जो भी है, लेकिन हाउस अरेस्ट हो जाते हैं लोग, और वो तभी फ्री होते हैं जब बजट का प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण हो जाता है, जब आम जनता इसके बारे में जान जाती है कि भाई बजट पेश हो गया, और सभी अखबारों में सभी लोगों को ये पता चल जाता है। एक्चुअली इस परंपरा की शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही किया था। डिज़रायली एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये मैं 1850 के दशक की बात कर रहा हूँ, ख़ास करके 1857-58 में, जब यहाँ एक विप्लव हुआ था। तो उस समय उनके ही मित्र विरोधी दल के नेता थे और वो बहुत सिगार पिया करते थे। तो डिज़रायली पर वो प्रहार कर रहे थे किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विचार को लेकर के। वहाँ दोस्ताना नहीं देखा उन्होंने, वो ज़बरदस्त प्रहार के मूड में थे। इस पर डिज़रायली ने मुस्कुराते, वो वित्त मंत्री भी थे डिज़रायली साहब, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ लॉर्ड ऑफ एक्सचेकर भी थे। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कह दिया, मित्र कल से तुम यूं ही सिगार नहीं पी पाओगे। और रातों रात सिगार की होर्डिंग हो गई और अगले दिन ऊंचे दाम पर इसको बेच दिया गया, निकाल दिया गया, जो बजट में तय था। इस प्रकार से होर्डर्स ने यानी जमाखोरों ने अच्छा खासा मुनाफा कर लिया, बहुत मोटी रकम कमा लिया। खैर जो भी है,
इस वजह से बजट को सीक्रेट रखा जाता है तब तक जब तक कि इसका प्रेजेंटेशन ना हो जाए। भारत में जनरली बजट फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट होता है। हालांकि अगला वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 महीने बाद। एक्चुअली वित्त विधेयक के पारित होने तक 75 दिन का समय मिलता है सरकार को, और गिलोटिन के लिए 26 दिन, यानी बचे कुचे जितने भी अपोजिशन के कटौती प्रस्ताव होते हैं 26वें दिन स्पीकर इकट्ठे मतदान के लिए रखवा देता है। इसीलिए माना जाता है, कल बताए थे, कटौती प्रस्ताव 4 तरह का होता है जिसमें 3 प्रमुख होते हैं। इनके बारे में कल ही हमने चर्चा किया था। खैर, इस प्रकार से बजट तैयार होता है। वित्त मंत्रालय के 4 प्रमुख विभाग हैं, जिसमें आर्थिक मामलों का विभाग है, राजस्व विभाग है, व्यय विभाग है और वित्तीय सेवाओं का विभाग है। इसमें आर्थिक मामलों का जो विभाग है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, यही बजट को तैयार करता है। यही बैंकों के क्रियाकलाप पर निगरानी रखने, या बैंक आप कह सकते हैं, पूरे इसी के अधीन आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सेक्रेटरी होता है ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है, और शक्तिकांत दास जो इस समय गवर्नर हैं आरबीआई के, वो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। मोदी साहब इनको अपना खास मानते हैं, और यही इस समय आरबीआई के गवर्नर भी हैं। खैर, जो भी है, कहा जाता है भाई हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, उनको इकोनॉमिक्स से कोई पाला नहीं पड़ा, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट संभालते थे। आईएएस अधिकारी तो आलू की तरह होता, हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, वैसे ही शक्तिकांत दास साहब भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होने की वजह से आरबीआई का गवर्नर बना रखा है। आरबीआई भी इसी मंत्रालय के अधीन आती है, और भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई ही है। हालांकि मिश्रा और पुरी का मानना है कि आरबीआई वही करती है, इसका गाइडलाइन वित्त मंत्रालय तैयार करता है। यानी रियल मॉनेटरी अथॉरिटी भारत में वो वित्त मंत्रालय को मानते हैं, न कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मानते हैं। खैर, जो भी हो तो अलग बहस हो जाएगी, एक अलग की बात हो जाएगी, उसके बारे में कोई बाद में चर्चा कर लेंगे। मोटे तौर पर बजट ऐसे तैयार होता है और इसके इतने स्टेजेस होते हैं। इस वीडियो को यूँ ही देखते रहिए। कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे रेजोल्यूशन यानी संकल्प पर, मोशन यानी प्रस्ताव पर, इनके बीच में अंतर देखेंगे, कटौती प्रस्ताव वगैरह का भी जिक्र कल ही करेंगे। धन्यवाद।